कि हमने एनएसएम की सीरीज को शुरू किया है। उसके अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि बेसिक और डेरिवेटिव्स, यानी बेसिक और डेरिवेटिव्स क्या है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव्स होते क्या है। डेरिवेटिव बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक प्रोडक्ट का, जिसकी की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन होती है कि पर्टिकुलर प्राइस पे मैं उस दिन पर्टिकुलर डेट पे उस चीज को दूंगा, जिसकी की प्राइस ऑलरेडी डिफाइन होती है उसके एसेट के करंटली अभी के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर या कुछ बढ़ने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आज ही खरीद लेना चाहिए। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं उसको फिजिकल डिलीवरी ना लेके मैं पर्टिकुलर कुछ पैसा देके उस चीज को रिजर्व करवा सकता हूँ कि सर किसी किसान से कि आने वाले टाइम में यदि आलू महंगे हो भी जाते हैं, पोटेटो आलू महंगे हो भी जाते हैं, मैं इस प्राइस पे लूंगा आपसे, चाहे इसकी प्राइस कम होगी फिर भी मैं लूंगा, ज्यादा होगी तो भी मैं इस प्राइस पे लूंगा। ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव। जब वो एक्सचेंज पे आता है तो उसकी खरीदनी और बिक्री शुरू हो जाती है, जिसको की कहते हैं डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री की, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप नॉलेज के पर्पज से इसको पढ़ सकते हैं, जो कि इस तरह से आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 12th सेंचुरी से हो चुकी थी, फिर 13th सेंचुरी और आगे आगे चलती थी। इसके साथ ही हम आगे जब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी मार्केट को, तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे कि उसकी प्राइस के फ्लक्चुएशन हो सकता है, फाइनेंशियल मार्केट हो सकता है, उसके ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट कर सकता है, वो इसके अंदर आ सकता है। जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने यूज की है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंट बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकता है, फ्लक्चुएशंस, जिसकी वजह से इसके ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा इसको अफेक्ट करने का। अब हम बात करते हैं इंडियन डेरिवेटिव मार्केट की। बेसिकली इंडियन डेरिवेटिव मार्केट क्या है, इसको सेबी ने बनाया था, चॉइस मेंबर की कमेटी ने, सेबी ने चॉइस मेंबर की कमेटी ने इसको बनाया था, जिसके कि चेयरमैन थे डॉक्टर एलसी गुप्ता, जिन्होंने कि इसको बनाया था 18 नवंबर 1996 को। तब से डेरिवेटिव्स मार्केट में आया है पूरे लीगल तरीके से। अब इसके अंदर एक ये है कि 1999 के अंदर एक एक्ट बनाया गया, जिसका एक्ट का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसको बोलते हैं SCRA। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है SCRA, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं NASM के अंदर, यदि आप इसको जरूर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ ही बहुत चेंजेस होते गए, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी करंटली क्या क्या हिस्ट्री है उसकी, फर्क अभी पड़ता है अभी क्या चल रहा है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड्स की। फॉरवर्ड क्या है, ये एक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, दो पार्टीज के अंदर होता है। ये याद रखना, ये दो पार्टीज के बीच में होता है कि मैं उस दिन इस पर्टिकुलर चीज को बाय या सेल करूंगा किसी एसेट को। ये बेसिकली दोनों पार्टीज के बीच में होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, जिसको कि नेगोशिएट नहीं किया जा सकता है, इसको नेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस है इसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, यानी हर पल हर सेकंड इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो इसकी वजह से इसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। लेकिन फॉरवर्ड को आप नेगोशिएट कर सकते हो क्योंकि दो पार्टीज के बीच में होता है, जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस किसी पार्टीज के बीच में नहीं होता है। ये एक हमारे जो ट्रेडिंग है एक्सचेंज पे वहां पे अवेलेबल रहता है, यदि आपको प्राइस जच रही है तो खरीद लीजिए, नहीं है तो सेल कर दीजिए या फिर कुछ मत कीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन फॉरवर्ड्स को आप दो पार्टीज होने की वजह से आप नेगोशिएट कर सकते हो, जैसे कि आप किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसी किसान से नेगोशिएट कर सकते हो कि सर देखो अभी 20 रुपए चल रहा है, मैं 25 रुपए पे ही आलू खरीदूंगा 2 महीने बाद, जब आलू पक जाएंगे, जब मुझे नीड रहेगी। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगा, वो हो गया फॉरवर्ड। लेकिन वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यदि एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हो विद पूरे लीगल प्रूफ के साथ, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब बात करते हैं स्वैप। एक एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज के बीच में होता है, दो एक्सचेंज के बीच में होता है। याद रखना, फॉरवर्ड्स है जो दो पार्टीज के बीच में होता था, लेकिन स्वैप है दो एक्सचेंज के बीच में होता है। फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज फॉर्मूला के तहत स्वैप होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट्स करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हेजर्स की। हेजर्स कौन है? हेजर्स वो है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको कि डर होता है कि कहीं उनका लॉस ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, हेज कर लेते हैं। यदि उन्होंने कुछ सेल किया है तो उसके अगेंस्ट बाई कर लेते हैं कोई कॉल को, इससे उनकी हेजिंग हो जाती है कि इतना रिस्क नहीं रहता है जितना पहले था।
वही बात करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडर हो गया हम जैसे कि जिससे लगातार कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, लगता है कि हाँ शायद प्राइस गिर सकता है या बढ़ सकता है, उसके बेस पे हम जो बाई एंड सेल करते हैं वो हो गया ट्रेडर या स्पेक्टिकुलर। इसके साथ आर्बिट्रेजर्स, आर्बिट्रेजर्स यानी कि जब एनएससी और बीएससी के अंदर प्राइस गैप आ जाए, डिफरेंस आ जाए, जैसे कि रिलायंस का शेयर यहाँ 2000 पे बिके और वहां 2001 या 2010 पे बिक रहा, वो जो डिफरेंस आ गया तो उसको जो एनएससी पे खरीद के बीएससी पे बेच दे, वो जो होता है आर्बिट्रेजर्स। देखते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। तो इसके अंदर बेसिकली टाइप्स 3 तरीके के हैं कि एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी, जिसको कि हम आगे देखेंगे। पहले हम देख ले सिग्निफिकेंट डेरिवेटिव मार्केट। इसमें क्या है, डेरिवेटिव मार्केट हेल्प्स इन इंप्रूविंग प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यूएशन, ये हेल्प करता है वगैरह, ये आप देख सकते हैं। बट ये काम करने से ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं, हम क्वेश्चंस का भी एक अलग से पूरा देख लेंगे। वेरियस रिस्क रहते हैं, वो रहता ही है फ्यूचर्स में कि जैसा हम सोच रहे वैसा नहीं होता, उसके अगेंस्ट मार्केट चला गया तो बहुत लॉस हो सकता है। बट हाँ एक ये भी है कि फ्यूचर्स में इन्फिनिट लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर मिनिमम जितना आपने प्रीमियम पे किया उतना ही लॉस है, इससे ज्यादा ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। हम ये चैप्टर 2 पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।